तो महाराष्ट्र को आज पहली महिला डिप्टी सीएम मिलने वाली और इतिहास रचने वाली है सुनेत्रा पवार। थोड़ी देर बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। पूरी तैयारियां हो गई हैं, बस इंतजार है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन में, महाराष्ट्र के मुंबई के राजभवन में। देखिए पूरी तैयारियां, शपथ ग्रहण सुनेत्रा पवार का पहली महिला डिप्टी सीएम बनने का इतिहास रचने वाली है थोड़ी देर में। और अजीत पवार की पावर अब सुनेत्रा संभालेंगी। सुनेत्रा पवार जिनका नाम थोड़ी देर पहले एनसीपी के विधायक दल की बैठक में तय हुआ, सबकी मुहर लगी, एकमत हुए और आज अब थोड़ी देर बाद ये जो कुर्सियां सजी हैं इन्हीं में से एक पर महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बैठी होंगी। शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद बीच में मुख्यमंत्री की कुर्सी, एक तरफ एक दूसरे डिप्टी सीएम की यानी एकनाथ शिंदे की और दूसरी तरफ शपथ लेने के बाद सुनेत्रा पवार बैठेंगे। अभी जो खाली कुर्सियां देख रहे हैं ना आप, ये खाली कुर्सियां आप समझिए, एक तरफ ये क्योंकि राजभवन है, राज्यपाल शपथ ग्रहण कराएंगे, तो 3 कुर्सियां जो आप खाली देख रहे हैं आप समझिए मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम। एक डिप्टी सीएम तो हैं और दूसरे को बस थोड़ी देर बाद उनको शपथ लेना है। उसके बाद ये कुर्सियां भी आपको भरी नजर आएंगी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ राजभवन में तैयारियां पूरी, बस इंतजार है राज्यपाल का, तो दूसरी तस्वीर विधायक दल की बैठक के बाद सुनेत्रा महाजन के नाम का समर्थन लेटर जो है वो देवेंद्र फडणवीस को सौंपा गया था। देखिए राज्यपाल या फिर जो गेस्ट हैं वो उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है, हलचल बढ़ गई है। अब देखिए बिल्कुल पहुंच गए हैं राज्यपाल और अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को देख पा रहे। एकनाथ शिंदे आपको देख रहे होंगे तस्वीरों में, राज्यपाल पहुंच चुके हैं। बाहर थे राज्यपाल, इंतजार हो रहा था, इसीलिए शाम 5 बजे का वक्त तय किया गया था कि शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीरें, आज से सुनेत्रा पवार के हाथ में पावर होगी, एनसीपी की डिप्टी सीएम वो बनेंगी आज। और गौरवमयी दिन, इतिहास वाला दिन, क्योंकि आज महाराष्ट्र को पहली महिला डिप्टी सीएम मिलने जा रही है। अजीत पवार के बाद ये जगह खाली थी और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस से एनसीपी के नेताओं ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद यह तय हुआ, किसी तरह मनाया गया। सुनेत्रा पवार को आधिकारिक तौर पर आज विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद अब उनके शपथ ग्रहण की बारी है। ये तस्वीर हम सीधे आपको दिखा रहे हैं मुंबई से, मुंबई राजभवन से लाइव तस्वीरें, जहां अब से थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा सुनेत्रा पवार का। सुनेत्रा पवार के हाथ में आज से पावर होगी, एनसीपी के कमान, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी सुनेत्रा पवार के ऊपर। कहा यह जा रहा है कि एक तरफ पार्टी को भी संभालना है, प्रदेश में उनकी अहमियत बढ़ जाएगी, क्योंकि अजीत दादा के लेगेसी को आगे लेकर उन्हीं को जाना है, उसका नेतृत्व वही करेंगी। बारामती की जनता का विश्वास भी जीतना है। लेकिन यह पहली परीक्षा जिसकी शुरुआत आज हो रही है और यह शपथ ग्रहण समारोह नहीं, एक पावर चेंजिंग है, समझिए एनसीपी के लिए एक नई घड़ी, क्योंकि सुनेत्रा पवार, अजीत पवार, जी हां, अजीत पवार की पत्नी, अजीत पवार के निधन के बाद डिप्टी सीएम का पद खाली था। उसके बाद महायुति ने इस पर फैसला भी लिया और मान भी लिया कि हां सुनेत्रा पवार ही डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जो विभाग अजीत पवार को मिले थे, वित्त विभाग है, जो तमाम दूसरे विभाग है, क्या वो तमाम विभाग सुनेत्रा पवार को मिलेंगे? क्योंकि बजट भी पेश होना है। तैयारी हो गई थी, अजीत पवार और डिप्टी सीएम के बीच बातचीत भी हो गई थी, लेकिन अब कौन कौन सा विभाग मिलेगा इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। एनसीपी के विरासत को आगे ले जाना है, अजीत पवार की विरासत को आगे ले जाना है, तो सवाल यह भी कि सुनेत्रा पवार जो हैं वो फिलहाल राज्यसभा सदस्य हैं, तो आखिर कौन राज्यसभा सदस्य बनेगा, कौन जाएगा राज्यसभा, उच्च सदन कौन जाएगा, इस पर भी बातचीत चल रही है। और उनके बेटे का नाम सामने आ रहा है, बड़े बेटे को राज्यसभा भेजा जाएगा। और लेकिन ये ऐतिहासिक पल आज के लिए, क्योंकि अब तक
कोई भी महिला महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री नहीं बनी, लेकिन आज ये परंपरा टूट रही है। आज सुनेत्रा पवार, जी हां, अजीत पवार, दिवंगत अजीत पवार की पत्नी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनने जा रही है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे, सीधी तस्वीर लोक भवन, राजभवन जिसे कहते हैं, मुंबई के लाइव मुंबई से ये तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। और सारी तैयारियां हो गई हैं और एक कुर्सी आपको किनारे में बिल्कुल अलग से लग रही होगी, दिख रही होगी। अब देखिए सुनेत्रा महाजन उठकर मंच की तरफ बढ़ती हुई, शपथ लेने के बाद ये जो कुर्सी खाली है किनारे में, इसी कुर्सी पर बैठकर वो हस्ताक्षर भी करेंगे। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व ससद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी गांभीर्यपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब, अशी उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। तो सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है और हस्ताक्षर करते हुए, जो कुर्सी खाली थी मैंने आपको बताया था, इसी कुर्सी पर बैठकर वो आधिकारिक तौर पर इस पर हस्ताक्षर करेंगी। और ये शपथ ग्रहण की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण हो गया उनका, जो शपथ उनको लेनी थी उन्होंने ले ली। अब एक औपचारिकता जो होती है उसे पूरा कर रही हैं सुनेत्रा महाजन। बहुत बड़ी जिम्मेदारी सुनेत्रा महाजन के कंधों पर। सुनेत्रा महाजन को जो करना है, जो विकास की लकीर खींचनी है, वो अजीत दादा की लेगेसी को देखते हुए, कि दादा ने अपनी अलग पहचान बनाई, अब एनसीपी को लेकर भी आगे बढ़ना है और सुनेत्रा पवार को अपनी अलग पहचान भी बनानी है, एनसीपी को आगे बढ़ाना है, संगठन में समन्वय, महायुति से समन्वय, तमाम चीज़ों को साध कर आगे बढ़ना है। और ये पहले डिप्टी सीएम बन गई हैं आधिकारिक तौर पर। अब राज्यपाल आचार्य देवव्रत हस्ताक्षर कर रहे हैं उनके पेपर पर। देखिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम उनके अगल बगल, क्योंकि ऐसा क्षण है, ऐसा पल है कि एक तरफ अपने सहयोगी को खोने का गम भी था, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद के तौर पर सुनेत्रा पवार, जो आज जिन्होंने इतिहास रचा और डिप्टी सीएम बन गई हैं सुनेत्रा पवार, राज्यपाल का अभिवादन करते हुए, इसके अलावा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का अभिवादन स्वीकार कर, ये कुर्सी जिसका जिक्र मैं कर रहा था, जब वो डिप्टी सीएम बन जाएंगे उसके बाद इसी कुर्सी पर विराजमान होंगी। माननीय राज्यपाल महोदय, आता शपथविधी पूर्ण झालेला आहे।
तो शपथ ग्रहण हो गया और शरद पवार नाराज हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण, डिप्टी सीएम बन गई है सुनेत्रा पवार और इतिहास रचा है। और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। चर्चा भी आज हम करने वाले क्योंकि बेहद अहम है महाराष्ट्र की सियासत के लिए। और हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी है। अली दारूवाला प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, बबीता सिंह वर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, बबीता वर्मा माफ कीजिएगा हमारे साथ हैं नेता एनसीपी बबीता सिंह वर्मा, जी हाँ। इसके अलावा और भी जो मेहमान है उनका भी तारुफ करा, रवि तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सबसे पहले बबीता जी आपके पास आऊंगा, आप खुद उसी पार्टी से हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त सुनेत्रा पवार के ऊपर है। पार्टी को भी संभाल कर ले जाना है, संगठन में समन्वय रखना है, परिवार को भी देखना है। एक तरफ शरद पवार भी हैं जो शायद नाराज हैं, क्या उनको नहीं बताया गया था आप लोगों की तरफ से? नहीं, सारी चीजें उनके जानकारी में हो रही है। और बहुत बहुत सारी महिलाओं को महाराष्ट्र की, ऑल इंडिया की, कि महाराष्ट्र में पहली महिला पवार पावर के साथ आई है। तो हम सारी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई हो कि आज सुनेत्रा भाभी हमारी इस पद पे आई है। दुख का विषय है कि हमारा एक पिता तुल्य अजीत दादा अब नहीं है हमारे बीच में, लेकिन खुशी की भी है कि एक महिला जो भाभी है उनने ये कमान संभाला। और आपको बताऊं कि सुनेत्रा भाभी जो है वो शुरू से सोशल वर्क और राजनीतिक महिला है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से अपना कर्तव्य का निर्वाह करेगी। चुनौतियां तो होंगी ना, क्योंकि पार्टी को संभालना है और एक भरोसा जो बारामती का था। चुनौतियां तो हर महिलाओं के सामने रहता है, तो ऐसा नहीं है, चुनौतियां तो महिलाओं को सामना करना पड़ता है। सुनेत्रा भाभी उसमें एकदम एक नंबर है, वो बहुत अच्छे से चुनौतियों को निभाते हुए चलेगी। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास। अली दारूवाला जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आपसे जानना चाहूंगा, नए आपके अजीत दादा आपके साथ हैं, अब सुनेत्रा महाजन आपके साथ है, क्या पार्टी ने क्या सोचा, महायुति ने क्या सोचा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उधर शरद पवार नाराज हैं। क्या महाराष्ट्र की सियासत में जो मुलाकात होने वाली थी, मेल मिलाप होने वाला था, वो रुक गया? नमस्कार आपको, हमारे जनमानस को और हमारे टीवी पैनलिस्ट बबीता मैम को। ये जो उड़ान आप दे रहे हो अभी खुशी का मौका है और खुशी के साथ साथ दुख का भी मौका है, क्योंकि अजीत पवार जी जो इतने टॉल नेता थे उनका तो ये कमी भर के निकल नहीं सकती। एट द सेम टाइम ये महाराष्ट्र का जो कल का जो बजट है, कल 11 बजे निर्मला सीतारमन जी जो बजट को प्रेजेंट करने वाले और जो आपके चैनल पे हम लोग प्रेजेंट करने वाले ये बजट को, इसके चलते हुए महाराष्ट्र के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री का बजट ये किसी को देना अत्यंत जरूरी था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नेचुरल अलायंस के तहत नेचुरल जो होता है एक सिलेक्शन प्रोसेस, 40 एमएलएज और जो हमारा जो गठबंधन है, जो एनडीए अलायंस जो हमारी महायुति की सरकार है, इसके अंदर दूर दूर तक कहां पर भी ये सब चीजों का उड़ान नहीं है। इट इज इंटैक्ट और ये उनका पार्लियामेंट्री डिसीजन है। क्या सुनेत्रा वहीनी ये कमान संभालेंगी, उसका भारतीय जनता पार्टी ने तहे दिल से और एकदम नतमस्तक होके इनके ये डिसीजन को हम लोग ने इसको माना है। और इनका अब चलते हुए जो शपथ ग्रहण हुआ है, जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई है, और इसके बाद सुनेत्रा वहीनी राइट नाउ अब बारामती के लिए निकल चुकी है। और जब तक इनका जो 10 डेज का जो दुकोटा होता है वो जब तक कंप्लीट नहीं होता, ये शायद मंत्रालय वापस नहीं आने वाले हैं। ये एक परंपरा भी है, उसका निर्वहन भी बहुत जरूरी है। वापस आऊंगा आपके पास अली दारूवाला जी। रवि तिवारी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। रवि जी, आपको क्या लगता है एक पत्रकार के नजरिए से आज जो हुआ शपथ ग्रहण समारोह, इसके पीछे की सोच या तस्वीर क्या हो सकती है? देखिए लोग, दो चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि जाहिर सी बात है कि एक हिस्सेदारी में सबके हिस्से में कुछ ना कुछ आया हुआ। ये एनसीपी अजीत पवार के हिस्से की सीट थी और दोनों तरफ सत्ता में बैठी हुई बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार, ये दोनों के साथ ये था कि अगर ये जगह लंबे समय तक खाली रहेगी तो हो सकता है कोई व्यवधान आए। दूसरी चीज ये है कि एनसीपी पूरी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अजीत पवार या पवार परिवार से जुड़ी हुई एक पार्टी है। तो इस पार्टी का जो अगर केंद्र बिंदु की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं पवार परिवार से ही होता। अब अजीत पवार नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उनकी विरासत उनकी पत्नी के हाथ में जाता। सुनेत्रा पवार जी जो है वो ऑलरेडी पहले से, यानी उनकी परवरिश एक राजनीतिक परिवार से हुई है।
सोशल वर्क में वो पिछले करीब 20-25 सालों से बहुत एक्टिव रही हैं। वो यहाँ तक कि बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारा काम वो खुद ही करती रही हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए और बहुत अलग अलग चीजों के लिए वो काम करती रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो कैपेबल हैं। और अभी उनकी पार्टी के लिए कोई ऐसा चेहरा चाहिए था जो पूरी पार्टी को बांध के रखे। अजीत पवार के निधन के बाद अगर दोनों एनसीपी एक हो जाती तो शायद एक जो सबसे बड़ी मुश्किल आती वो सत्ता में बैठी हुई बीजेपी के लिए आती, क्योंकि शरद पवार का जो भी एक विचारधारा की लड़ाई रही है बीजेपी के साथ, हो सकता था कि वो एनसीपी जब दोनों एक होती तो बहुत सारा प्रभाव शरद पवार का होता और फिर बीजेपी के साथ ये समर्थन की स्थिति नहीं आती। एक संशय पर तो विराम लग गया, यही है रवि जी, क्योंकि जो बात कही जा रही थी कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं बहुत ही एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ और सब कुछ दिया है। अगर वैसे कहा जाए तो एनसीपी के हिस्से में जितनी चीजें थी, जैसे सुनेत्रा पवार जी को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया है, और अभी जो बातें जो आ रही हैं सामने हम लोगों के पास वो ये है कि पार्थ पवार को उनका राज्यसभा सीट जो है वहां उन्हें प्लेस किया जाएगा। यानी वो सभी चीजें हैं। साथ में जो अजीत पवार के सहयोगी जो मित्र रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे, वो भी चाहते थे कि वो सत्ता में बने रहें। ऐसी कोई स्थिति आती तो जाहिर सी बात है कि सत्ता से हटना पड़ता है एनसीपी को। तो ये एक वो रहा पूरे के पूरे ताने बाने का यही बात मैं अली दारूवाला साहब को बता रहा था। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि राजनीति में बहुत सारे फैसले, चाहे सारे फैसले मैं कहूंगा, बिना सोचे समझे नहीं लिए जा सकते। बबीता सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा कि सब कुछ पता था शरद पवार को, वो तो पोस्ट कर रहे हैं, मुझे कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। वो तो ये भी बता रहे कि भाई मर्जर की तारीख तय थी, अजीत पवार और उनके बीच मुलाकात हो गई थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी उनको कुछ पता नहीं था। अब वो कह रहे हैं मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता। आप कह रहे हैं सब कुछ पता है उन्हें। पता क्यों नहीं रहेगा? 2 दिन पहले 3 दिन पहले उनके सबके भतीजे का आज वो खत्म हुए हैं। मेरे से तो वो शब्द बोलना भी नहीं होता। उन्हें कैसे नहीं पता रहेगा? सगे चाचा है, वो वहां खड़े हैं, वहां सबके सामने पूरे मंत्रिमंडल के साथ बैठक हो रही, सबके साथ है, कैसे नहीं रहेगा? सबको सब चीज मालूम है। वो क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये हमें कुछ भी नहीं पता। बट हमें एक अच्छा ओहदेदार, अच्छा सत्तेदार, हमें जो नेत्री चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। अब ना जाने पवार साहब का क्या सोच है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या गणना में है, ये नहीं पता। क्योंकि अभी 3 दिन पहले हम सब बारामती में थे, सब पवार साहब थे, सुप्रिया सुळे, अशोक पटेल, सभी लोग थे, पूरे नेतागण, सबके साथ बैठक हो रही थी, सब हम बैठे थे साथ में, सबको पता था। और वो इतने बड़े नेता है कि उन्हें सब अंदाजा रहता है कि अब क्या होना है। अभी तो पार्टी मिली थी बबीता जी, पार्टी के लोग, परिवार के जो लोग थे वो मिले थे, फिर लग रहा जो तस्वीरें साफ आ रही हैं शायद फिर दूरियां बढ़ जाए। ये हो भी सकता है दूरियां बढ़ जाए, क्योंकि जो हमारा पहले से अजीत दादा का अस्तित्व रहा है, उनकी जो सोच रही है वो थोड़ी तो अलग थी पवार साहब से, इसीलिए आज हम लोग सब अलग थे, अलग खेमे में थे। और यही रहेगा सुमित्रा भाभी के आने के बाद में, हमारा वही रहेगा जो वो चाहेंगी और जैसा हमारा पार्टी का रूल है। चलिए, संगठन को लेकर भी सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन अली दारूवाला जी के पास आऊंगा। दारूवाला साहब, एक संशय जो रवि जी ने कहा कि वो संशय दूर हो गया, कि भाई जो संशय था कि अगर शरद पवार से मिल जाते अजीत पवार, अगर होते, जब अगर मिल जाते तो हो सकता है बीजेपी के साथ नहीं होते, महायुति के साथ नहीं होते, इससे तो बच गए शायद। आप सही कह रहा हूं मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो हमारे गठबंधन है, जो अलायंस है, उसके अंदर दूर दूर तक के कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। हम लोग ने जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन, अनुप जी अगर आप देखेंगे, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन तीनों नेताओं ने अपनी अपनी डोमिनेंस, अपनी अपनी एरिया के अंदर जैसा हमारा स्ट्रेंथ है वो हिसाब से हमने इलेक्शन लड़ा था। आप थोड़ा सा करेक्ट कर दूं दारूवाला साहब, अजीत पवार अलग लड़ रहे थे, आपने देखा शिंदे साहब और जब भी बात करें फडणवीस जी साथ थे। अगर ऐसा होता तो तीनों साथ होते। क्लियर करता हूं अनुप जी, मेरी एक बात क्लियर करता हूं। ये डिसीजन हुआ था कि ईच इंडिविजुअल, जहां पर अलायंस मुमकिन है वहां पर हम साथ में लड़ेंगे, जहां पे हमारी पार्टी का प्रेजेंस नहीं है। जैसा कि अगर आप देखो कि भिवंडी एरिया है, कोई मालेगांव, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का हमको देने के लिए सांसद नहीं, हमारे पास उम्मीदवार नहीं, वहां पे अगर हमारे पास एनसीपी के पास नेता है तो एनसीपी वहां पे नेता भेजेगा। यानी वहां पे अलायंस
का कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मैं ये क्लियर कर रहा हूँ आपके हिसाब से। और जब मैं कह रहा हूँ आपको, ये पार्टी की जो पार्लियामेंट्री मीटिंग के अंदर जो डिसाइड हुआ था, जो एरिया में जिसकी जैसी स्ट्रेंथ है, अगर उसको अकेला लड़ना है तो वो अकेले भी लड़ेंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमारी जो मदर अलायंस है उसके अंदर कोई भी दरार, इट इज इंटैक्ट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, और ये जो आज सुनीत्रा वहीनी, जिससे हम कहते हैं आदर और रिस्पेक्ट के साथ में, सुनीत्रा वहीनी वाज अ नेचुरल चॉइस। नेचुरल चॉइस इसलिए है क्योंकि अगर आप देखेंगे कि लोकसभा इलेक्शन के अंदर अगर हमारी सुप्रिया सुले मैम अगर वोट से जीती है तो कोई ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल वोट से नहीं, कुछ 8 या 9 हजार वोट से जीते हैं वो। और सुनीत्रा वहीनी का जो जनमानस के साथ जो कनेक्ट है, वो 2 लाख प्लस वोट्स उन्होंने बारामती के अंदर बटोरा है। तो इनको कोई सेकंड लेवल का नेता आप नहीं मान सकते। उनकी जो छवि है, उनका जो लोगों के साथ कनेक्ट है और जो लोगों का उनके ऊपर विश्वास है, उसको आप लोग इतने हल्के में नहीं ले सकते। मैं हल्के में नहीं ले रहा हूं नेचुरल अली अलायंस, दारूवाला इसलिए साहब, मैं मैं हल्के कहता में हूं। नहीं ले रहा हूं। राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हुआ है इसका असली मकसद यही है कि भाई शरद पवार के हाथों पार्टी ना चल जाए। इस बात का डर तो था, जिसकी वजह से सुनेत्रा पवार मुख्यमंत्री बन गए, तो ये डर खत्म हो गया। ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, रवि जी भी जान रहे हैं इस बात को, तमाम पत्रकार जो है, तमाम लोग कह रहे हैं ये बात। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात को मैं बिल्कुल डिस्कनेक्ट करता हूं और ये बात को उड़ान देने की आवश्यकता भी नहीं। यहाँ पे एनसीपी जो सरकार के अंदर है और वो सरकार के अंदर रहते हुए वो जाके वापस शरद पवार जी के साथ में मिलना और उनके साथ विलीन होना और सत्ता स्थापना के अंदर, देखिए मैं एक बात स्पष्ट करता हूं, अगर कि आप कह रहे हाइपोथेटिकली, देखो एज अ स्पोक्स पर्सन मैं ऐसे लूज टॉक्स नहीं कर सकता। अगर ये 40 जो हमारे एमएलए से अगर आज भी हमारे साथ सरकार में नहीं है तो हमारा नंबर सेफ है। हम लोग, हमारी एक बोलते एक हाथी सत्ता, 123 एमएलए आज हमारे हैं। उसका जो मैजिकल स्ट्रेंथ है, उसके साथ में एकनाथ शिंदे जी के साथ में हमारी सरकार बिल्कुल सेफ है। मैं इससे इनकार मगर ये नहीं करता हूं, सरकार safe- लेकिन सिर्फ विधानसभा चुनाव, बाकी चुनाव भी होने हैं, बहुत सारे जो चल रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव है, तमाम तरह चुनाव जहां आप शायद हो सकता है कभी गठबंधन भी करते, वहां तो शायद नुकसान होता। मैं आऊंगा आपके पास, अली दारूवाला जी आपके पास आऊंगा। रवि जी, इत्तेफाक रखते हैं, अली दारूवाला जो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन राजनीति में कोई फैसला बिना सोचे समझे हो ही नहीं सकता है। सही कह रहे हैं अनूप आप। खासकर अभी जो महानगर पालिकाओं के और नगर पालिकाओं के रिजल्ट आए थे, और जिसमें बीजेपी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। कई जगहों पे बीजेपी की टक्कर सीधे एनसीपी अजीत पवार की पार्टी से भी थी। ऊना जैसी जगहों पे आप देखिए जहां पे एनसीपी का अच्छा खासा ग्रिप था और अजीत पवार की बड़ी लोकल पकड़ थी, वहां पे फाइट हुई है और उनकी ही पार्टी वहां पे हारी है। तो ऐसी स्थिति में एक चीज एनसीपी जरूर देख रही थी कि वो अपनी जमीन से खिसकते जा रही है। ये जो समझौते की बातें चल रही थी कि कहीं ना कहीं दोनों एनसीपी जब साथ में लड़ेंगी तो वो अपनी जमीन पे मजबूत रहेंगे। पश्चिम महाराष्ट्र में वैसे भी पवार परिवार का बहुत ही अच्छा ग्रिप रहा है। मराठाओं के बड़े नेता हैं वो, और पश्चिम महाराष्ट्र में वर्चस्व है मराठा जाति के लोगों को। तो ऐसे में वो बेनिफिट जो उनको मिलना था, इसके लिए ये समझौता होने जा रहा था, जिससे एनसीपी के लोग भी मना नहीं कर रहे हैं, अजीत पवार के गुट के भी और शरद पवार गुट के भी लोग मना नहीं कर रहे हैं। अभी की जो सिचुएशन थी, ऐसे में ये था कि अगर ऐसा कुछ होता तो मुश्किलें सिर्फ अजीत पवार की पार्टी या नंबर गेम बीजेपी से नहीं होता। मुश्किलें तब खड़ी होती जब शिंदे जी भी एक नया निगोशिएशंस लेके आते हैं। अगर आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र की सत्ता में एक टसल चल रही है दोनों तीनों पार्टियों के बीच में भी, कि नया कोई मुख्यमंत्री की फिर से बात होनी शुरू हो जाती तो मुश्किलें होती। तो अभी जब ये 40 हैं साथ में, तो बीजेपी बहुत सेफ कंडीशन में है। और एक फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक डीसीएम पोजीशन और एक राज्यसभा की सीट दिया जाना कोई नुकसान का सौदा नहीं है। मैं ये कहूंगा, एक तो भावनात्मक प्रॉफिट मिल रही है बीजेपी को, क्योंकि जो उनके हिस्से की थी वो बड़ी ईमानदारी के साथ उनको दे रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा ये है कि सत्ता में कहीं कोई रिस्क नहीं हो। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रेटेजी और बहुत ही सोची समझे तरीके से ये पूरा का पूरा डिसीजन है। मैं इसे एक अच्छा निर्णय कहूंगा बीइंग पॉलिटिशियन बीजेपी के लिए। मैं सीधे देखिए अब अगले गेस्ट का रुख कर लेता हूं। मैं बबीता जी आपके पास आता हूं। बबीता जी, सवाल ये नहीं है कि मतलब क्या हो गया क्या नहीं, लेकिन सवाल आगे भविष्य के लिए पार्टी में जो फैसले लिए जाएंगे उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस फैसले के बाद ताकत किसके हाथ में होगी। वास्तविक ताकत जिसका हम जिक्र करते हैं, जो अजीत पवार के पास थी, प्रदेश अध्यक्ष कोई और था, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो थे और पार्टी पर होल्ड रखते थे, क्या होल्ड सुनेत्रा पवार के हाथ में होगी?
सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि अभी आप इस पर से समझ सकते हैं कि अगर सुनेत्रा पवार की आज पहली उप मुख्यमंत्री बनी है तो इसका मतलब यह है कि पावर पवार के पास तो रहेगा, पहले भी था और अब भी रहेगा। और इसमें कोई अतिशक्ति नहीं है कि हम कुछ नहीं सोच सकते कि पार्टी की कमान सुप्रिया जी के पास या शरद पवार जी के पास रहेगी। जैसा पहले दादा के साथ था सेम वैसा ही सुनेत्रा भाभी के साथ रहेगा। हमारा पूरा समर्थन सभी का भाभी के साथ है और भाभी के साथ रहेगा, इसीलिए वो मजबूत है और मजबूत रहेंगे। देखिए अभी तो उन्होंने डिप्टी सीएम की पद और शपथ ले ली है, देखिए बट उनको चुनाव भी लड़ना होगा, पता है आपको कि भाई इसके लिए चुनाव लड़ना जीत कर आना पड़ता है। ऐसे में और वो जीतेंगी जी। और बारामती सबसे सेफ सीट होगी, आप भी जानते हैं। जो जानकारी मिल रही है, जो लोग कह रहे हैं कि शायद कोई भी वहां कैंडिडेट ना दे और निर्विरोध जीत जाएंगे, क्या आपको भी यही उम्मीद है? बिल्कुल जीतेंगी, बिल्कुल जीतेंगी। बारामती के भाभी के कंधों पे बहुत जिम्मेदारी मिल गई है बबीता जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, संगठन को जोड़कर चलना। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि नेताओं के महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं, पार्टी में बहुत लोग हैं, आपने देखा प्रफुल्ल पटेल हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं होंगी। फिलहाल तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन पार्टी को, संगठन को जैसा अजीत पवार जोड़कर रखते थे, वो क्षमता क्या सुनेत्रा पवार में है, जोड़कर रख पाएंगे? जी बिल्कुल है। एक महिला होने के नाते हम आपको बताना चाहेंगे कि सुनेत्रा वहिनी जिस हिसाब से उन्होंने सोशल वर्क और पॉलिटिक्स में आई हैं और कर रही हैं काम, उनके पास में क्षमता बहुत ज्यादा है कि वो पार्टी को जोड़ पाएंगी और पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी। ये बिल्कुल उनके पास में क्षमता है और बारामती से वो निर्विरोध चुन के आई। और उनके बड़े बेटे का भी राज्यसभा जाना तय है, ऐसा माना जा रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनकी सीट पे बड़े बेटे ही जाएंगे, पार्थ पवार ही जाएंगे और पार्थ पवार को भी निर्विरोध ही चुन के आ जाएंगे। सवाल तो अब ये कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा बबीता जी? जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है कि ये 10 दिन के बाद डिसाइड होगा, क्योंकि अगर सुनेत्रा वहिनी अपना एक पदभार लेके संभालेंगी तो ये पदभार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का है वो किसी और को मिल सकता है, पार्टी से बाहर जा सकती है। क्योंकि एक एग्जाम्पल भी है कि कहीं भी किसी भी बड़ी पार्टी में लोग अपने परिवार से बाहर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं देते हैं। जी बिल्कुल नहीं देते हैं, लेकिन जो यहाँ पर क्षमता पूर्वक चला पाएगा उसको जरूर पोस्ट मिलेगा। चले, मैं वापस आऊंगा आपके पास। हमारे पास बाबा शिंदे जी भी जुड़ गए हैं, नेता एनसीपी के शरद गुट के। बाबा शिंदे साहब, क्या आपकी पार्टी को जानकारी नहीं थी कि सुनेत्रा पवार जो है वो डिप्टी सीएम बनने वाली है? शरद पवार का पोस्ट आया है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल ये सही बात है। लेकिन एक तरफ मैं चाहूंगा कि पहले अजीत दादा को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपनी तरफ से, और दूसरी बात यह कि ये बहुत अच्छी बात है कि पहली बार महाराष्ट्र में किसी महिला को उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात भी है, लेकिन इसमें और भी तब्दीली हो सकती थी। अगर अजीत पवार साहब को सही रूप से अगर श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी इनको, फडणवीस साहब को, तो उनको एक पहली मुख्यमंत्री महिला, ये महाराष्ट्र को उन्होंने खुद इस्तीफा देकर बड़ा दिल करके उनको बनाना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है सर। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। क्या ऐसी संभावना आपको लगती है? तो सबसे बड़ी पार्टी हो, इतना बड़ा दिल, और वो भी राजनीति के लिए, आपको लग रहा है ऐसा कि हो सकता है? नहीं, वही तो मैं कह रहा था कि इनको और भी फडणवीस साहब को बहुत बड़ा दिल करना चाहिए था, जो रातों रात उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है कि अभी तो अजीत दादा की मतलब चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई होती शायद। ये बात तो ऐसे हो रही जैसे आप अपनी पार्टी का मर्जर कर देते अजीत दादा की पार्टी के साथ और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते सुनेत्रा पवार को। ऐसा संभव था बाबा शिंदे साहब? शरद पवार जी के रहते अपनी पार्टी का मर्जर करा देते अजीत पवार की पार्टी के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार को बना देते आप। संभव था ऐसा? क्यों नहीं, बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। क्योंकि अगर पवार कुटुंब का कोई अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष है भी तो ये पूरी तरह से अधिकार बनता है कि उनको ही जाना चाहिए पद। तो मना लेते शरद पवार को बहुत आसानी से आप?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो शपथ विधि चल रही है ना सर, ये सुमित्रा नहीं ले रही है, ये फडणवीस ले रहे हैं। अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको? अली दारूवाला साहब, बिल्कुल, पूरी सुन दुनिया पा रहे जानती हैं? है। इस बात की खबर ना तो जयंत पाटिल साहब को है, ना पवार साहब को है, किसी फैमिली मेंबर को है, ना किसी को है। लेकिन आपके सामने बबीता सिंह बैठी हुई है, नेता एनसीपी अजीत गुट की, कह रहे हैं बिल्कुल है, बिल्कुल परिवार के आदर लोग करता थे हूं वहां, मैं। जब अभी लोग वहां गए थे, तमाम लोगों के साथ बातचीत हुई है। आप कह रहे हैं कि कोई जानकारी नहीं है, सच कौन बोल रहा है बता दीजिए बबीता जी। पवार साहब ने, इतने बड़े देश के बड़े नेता है, उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे ये बात बोली है कि मुझे कुछ भी खबर नहीं है। तो क्या पवार साहब झूठ बोल रहे हैं? इसका मतलब आप लोग ये चाहते हो कि अब ये तो झूठ मान बोल- लीजिए कि राजनीति हो रही है, अजीत बिल्कुल, पवार का निधन हुआ, राजनीति हो रही है। लेकिन राजनीति हो ये रही है, एक शपथ तरफ विधि जो चल रहा है ना एनसीपी सर, शरद ये गुट, शपथ एक तरफ विधि- अजीत गुट, दोनों तरफ से राजनीति जी। हो रही है और कहीं ना कहीं दोनों तरफ मौके का फायदा उठाने की कोशिश है। अली दारूवाला साहब, जितनी- आपके पास आ रहा हूं मैं। हाँ, ये बात आपकी मानता हूं मैं। ये पूरी तरह से इसके अंदर पूरी राजनीति चल रही है और इसके पीछे पूरी तरह भाजपा का हाथ है। चलिए, यहां भी वही बात हो रही है। दारूवाला साहब, आपका हाथ है क्या इसमें? नमस्ते बाबा शिंदे साहब, मुझे कितने सीजन पॉलिटिशियन है ये मुझे नहीं मालूम, मगर अगर ये जयंत पाटिल जी मैं कहते फाउंडर हैं या मेंबर हूँ, प्रफुल्ल राष्ट्रवादी पटेल का जी फाउंडर कहते हैं मेंबर, या कोई 99 में मैंने फैमिली में ज्वाइन से किया कोई था। उनका फैमिली मेंबर अगर ऐसा कहता तो ये बात को मैं अधिकृत मानता। ना ही ये पार्टी का स्टैंड है, ना ये एनसीपी शरद पवार जी का स्टैंड है। और किसको सीएम बनाना किसको नहीं बनाना, ये फॉर्मूला जो तय हुआ था कि बिहाइंड 7 MLAs 1 मंत्री पद, ये फॉर्मूला के ऊपर शिक्का मुर्तब हुआ है। ये बेसिस के ऊपर ये सरकार के अंदर वाटअप, मंत्रिमंडल का वाटअप और सीएम डेप्यूटी सीएम अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से इसका वाटअप हुआ है। शायद शिंदे जी को इसका इल्म नहीं है, कोई बात नहीं। जैसा भी उनको ये मालूम पड़ा चला है, क्या इन्होंने कहा था, क्या देवेंद्र फडणवीस जी ने दिल बड़ा, देखो मुझे ये बी लेवल डिस्कशन और बी लेवल पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं जाना। ये वक्त जो है, ये जो 13 दिन जो है, इतने महत्व के दिन है हमारे लिए और हमें ये कोई भी किस्म का कीचड़ उछालना, शरद पवार जी ने क्या कहा उसके ऊपर काउंटर करना, ये हमारा पार्टी का स्टैंड नहीं है। शरद पवार जी आदरणीय नेता है, वो कब क्या क्यों कहते हैं इसे जानना, ये राज जानना तो आज तक हमारे पंतप्रधान को भी नहीं ये काबू में आ सका है। तो ये क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या राजनीति, क्या उनका षड्यंत्र है और ये भी है भी कि नहीं, मैं तो आपके माध्यम से सुन रहा हूँ। आपने कहा कि उन्हें ट्वीट किया है, तो इसको चलते हुए अगर जयंत पाटिल जी अगर स्क्रीन पे आते या उनका कोई क्लिपिंग अगर आप चला सकते तो दैट वुड हैव हेल्प अस अ लॉट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दारूवाला साहब, हमारे अभी टीवी को अगर आप थोड़ी देख देर पा पहले रहे होंगे क्लियर ना, किया था। तो शरद पवार ने क्या कहा है वो ट्वीट हम चला भी रहे हैं, आप शायद समझ पाएंगे कि क्या कुछ कहा उन्होंने। लेकिन मैं सवाल आपसे इसलिए कर रहा था क्योंकि बाबा सिंधे ने कहा कि ये बीजेपी की साजिश है, साजिश की बू आ रही है उनको यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे साजिश करना, ये लेवल की राजनीति करना, शायद आपने देवेंद्र फडणवीस जी का बॉडी लैंग्वेज नहीं देखा। वो इतने टूटे हैं ना, वो कोई पब्लिक मीटिंग्स में आ रहे और उन्होंने एक कहा, क्या मेरी दोस्ती जो अजीत पवार जी के साथ 25 इयर्स, देखो हमने मंत्रिमंडल में, विधानसभा में हम लोग ने साथ में काम किया है। देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी, जो अजीत पवार जी एक इतने बड़े मकाम पे हमेशा हुआ करते थे, वो देवेंद्र जी को अपने ऑफिस में बुला के उनकी कप ऑफ चाय में से आधी कप चाय वो देवेंद्र फडणवीस जी को देते थे। और देवेंद्र फडणवीस जी इतने डिसेंट घर से आते हैं, उनका ये बी लेवल पॉलिटिक्स, किसी को उछालना, किसी को बनाना, किसी को तोड़ना, ये सब उनके खानदान में, उनके खून में, उनकी पार्टी की सभ्यता में नहीं। वो बहुत सिंपल फैमिली से आते हैं, उनके लिए पॉलिटिक्स ही धर्म है और लोगों की जो काम करने की अवस्था है। और मैं जो कहता हूं, यहाँ पे जो सुनीत्रा वेदी ने शपथ ली है, क्योंकि अजीत दादा का जो आखिरी वर्ड था, चलो उठो काम पर लगो, वो आदमी अगर निकलते सुबह से तो भागते 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 रहते। अगर हम यहाँ पे 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन सिर्फ शोक सभा में और ये डिस्कशन करने में, इसमें अगर हम इसके अंदर अगर हम व्यर्थ करते या वाया घलाते, तो मुझे नहीं लगता ये एक बिफिटिंग रिप्लाई टू अजीत पवार जी की मेहनत को ये रिप्लाई नहीं हो सकता था।
उनके आखिरी वर्ड्स अगर आप देखें, सुबह के जो विमान में वो बैठे, वो भागते हुए जाके बैठे हैं साहब। यानी वो आदमी की स्पीड, इसीलिए तो दादा थे मैंने लोगों को यहाँ पे दारूवाला जी, justice इसीलिए दिलाना दादा थे और बारामती की जनता ने उनको दादा बनाया था। लेकिन सवाल मेरा वही है कि इस दादा को लेकर क्या मानवता नहीं है? यहाँ राजनीति की बात भी हो रही है। मैं बबीता जी आपके पास आता हूं। आप कह रही थी कि भाई उनको सब कुछ पता है। अभी शिंदे साहब बैठे हैं हमारे पास, बाबा शिंदे कह रहे कि उनको कुछ नहीं पता है। कोई तो झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप लोगों को पता है कि अगर हम सच बताते तो होने नहीं दिया जाता? देखिए, एक बात, सीधी बात है, सारी जनता जानती है, पूरी जनता जानती है, महाराष्ट्र नहीं ऑल इंडिया की, कि जब अजीत दादा का प्लेन क्रैश हुआ है उसके बाद सबसे पहले वहां पवार साहब पहुंचे थे। उनकी अंत्येष्टि तक, उनके सारे बैठक तक वही एक घर के सीनियर थे जो वो सब लोगों से मिल रहे थे, सारे लोगों के सामने थे। तो उससे आप समझ सकते हैं कि यानी शरद पवार झूठ बोल रहे हैं, को बहला रहे हैं। सीधी सी बात, शरद पवार झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं। इसके बिल्कुल पीछे बोल क्या रहे हैं। मकसद हो सकता है? नहीं, ये गलत बात है मैडम। गलत पवार साहब बात क्यों नहीं झूठ है। बोल रही आप ये बताइए कि 4 दिन से सभी पवार लोग साहब क्यों साथ झूठ में थे, बोलना हम चाहिए? भी पवार वहां साहब को थे, झूठ क्यों आप भी बोलना रहे चाहिए? होंगे। लेकिन ये बताइए कि क्या किसी को अंदाजा नहीं था कि ये जो पोस्ट खाली हुई है, ये जो जगह है दादा की, वो भाभी को मिलेगी? क्योंकि फिलहाल में बिल्कुल, वही ये एक बड़े सीनियर बड़े और ही वही सम्मान एक, की बात है मैडम कि उनको तो वो पोस्ट मिलनी ही चाहिए। और ये जी महाराष्ट्र की सम्मान की बात है कि एक लेडी बिल्कुल, को, एक महिला को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। पहली हाँ उप मुख्यमंत्री जो बनने जा रही है सुनेत्रा ताई, ये बड़ी महाराष्ट्र के लिए सम्मान की बात है। लेकिन अगर बिल्कुल। इसी को थोड़ा बदला जा सकता था कि सीधा मुख्यमंत्री बना दिया गया तो कितनी अच्छी बात होती महाराष्ट्र के लिए। ये क्यों नहीं होता है? नहीं, क्यों मुख्यमंत्री बनेंगे? जैसा पार्टी का प्रोटोकॉल है, जैसा सब चीज चल रहा है, वही चलेगा ना। अलग से क्यों मैंने दादा का ऐसा होने के बाद में एक अलग से नियम कानून बनाया और पार्टी को मुझे डिस्टर्ब मुझे करे? ऐसा लगता है जब कि एक स्मूथली सारी श्रद्धांजलि चीजें अगर हो रही है देनी तो हो उसको दादा होने को, देना जैसे चाहिए। दारोला साहब ने भी बताया कि एक कप में चाय पीते तो आधे आधे देते थे। तो हाँ फिर चाय तक इतनी दोस्ती है तो उनको इतना बड़ा मान सम्मान महाराष्ट्र को मिल रहा है, तो और भी बड़ा मान सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप भी एक महिला है तो आप तो उनकी तरफ ही होनी चाहिए ना। मतलब आप नहीं, महिलाओं आप की साफ अगर साफ बता बिल्कुल मुख्यमंत्री दीजिए। बन रही अभी बिल्कुल। है भी महाराष्ट्र में, अभी भी तो ये कह सुमित्रा दीजिए महिलाओं आप, की तरफ से शिंदे सुमित्रा साहब, सम्मान की की तरफ बात आप से अभी है भी बता कि दीजिए बहुत क्या बड़ा कहना चाह रहे हैं साफ मिला साफ? है एक महिला क्या होने के नाते। वहां पुरुष भी बहुत सारे थे, उनको भी कमान दिया जा सकता था, लेकिन आज सुमित्रा बहिनी को दिया गया है। ये हमारे लिए फक्र की बात है और आपके लिए भी होना चाहिए था। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जी लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जी जहां तक हम लोगों की जो मीटिंग्स चल रही थी, जयंत फडणवीस साहब ने नेशनल टेलीविजन पे उन्होंने कहा है कि 12 हाँ तारीख को, आने वाली 12 तारीख को एक साथ दोनों पार्टी आने वाली थी और ये सब मीटिंग चल रही थी और इस चर्चा के लिए लीड कर रहे थे आदरणीय जयंत पाटिल साहब। ये भी आपको शायद मालूमात होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बातचीत चल रही थी तो एक तरफ से ताई, मुझे देखिए, ऐसा लगता बातें है तो कि बहुत चल रही थी, किसी पे मोहर लगा नहीं था कि ये होना बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल आप लेकिन सही जिस बोल पे रही है, मोहर लग गया है लेकिन वही एक सत्य चले है। बबीता जी, मैं शिंदे जी आपको भी रुकूंगा, रवि जी के पास आता हूं, लेकिन एक सवाल है शिंदे साहब मेरा। अगर आप सच्ची श्रद्धांजलि की बात करते तो भतीजे थे अजीत पवार, आप पार्टी को एक मर्ज करके पूरी पार्टी को बीजेपी के साथ ले आते। हो सकता है पार्टी बड़ी बनती तो मुख्यमंत्री बना देते, ऐसा भी हो सकता था। यह बात आपने क्यों नहीं सोची, ये बता दीजिए मुझे। अगर श्रद्धांजलि थी, भतीजे थे, खून था, रिश्ता था, दे देते श्रद्धांजलि। ये सवाल मेरे लिए है। हाँ बिल्कुल बाबा साहब, आपके लिए। हाँ तो सर, मैं ये बोलता हूँ कि अगर समझो आप जिस तरीके से बोल रहे कि पार्टी को विलीन करके मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, तो ये श्रद्धांजलि अगर देनी तो विलीन करने का कंडीशन क्यों रखना चाहिए? ये तो कंडीशन तो आपने रख दी ना। पार्टी तो भाई तय होती है, मुख्यमंत्री और मंत्री का पद तय होता है अपने हिसाब के कि आपके हिस्से में कितने विधानसभा सीटें आई हैं, उसके हिसाब से तय होता है। अगर आप कहेंगे कि भाई हम 3 सीट जीत के मुख्यमंत्री बन जाए, संभावना है, संभव है ऐसा शिंदे साहब? बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर और भी एक सवाल ऐसा है कि अगर बात आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है कि पार्टी के जो पार्टी को तोड़ मोड़ के बनाया गया है, जैसे एकनाथ शिंदे साहब है, अजय
पवार है, उनको तो जरूरत भी नहीं थी अजित पवार साहब को लेने की, लेकिन फिर भी ये सब चल रहा है। मतलब जो खेल चल रहा है महाराष्ट्र में, तो आप भी जानते हैं, सभी मान्यवर जानते हैं कि किस तरीके की गंदी राजनीति ये महाराष्ट्र के अंदर फडणवीस साहब ने पिछले कितने सालों से चलाई है। लेकिन आप जिसको गंदी राजनीति कह रहे हैं, आप जनता को नहीं समझा पा रहे हैं। सवाल तो मेरा यही है कि अगर जिस तरह से आप इसको समझा रहे कि गंदी राजनीति है, तो जनता क्यों नहीं समझ रही इसको? अगर जनता उनको चुनकर क्यों भेज रही है? रवि तिवारी जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। आप मुस्कुरा भी रहे थे, अलग अलग सवाल, मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी, आपको क्या लगता है इतना आसान है? देखिए अनूप, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है पहले तो वो ये कि कल शाम को शरद पवार परिवार के बीच में एक बैठक होनी थी, जिसमें अजीत पवार के परिवार के लोग भी उसमें शामिल होने वाले थे। लेकिन कल शाम को उस बैठक में सभी लोग तो जमा हुए, लेकिन अजीत पवार परिवार से उनके दोनों बच्चे और सुनेत्रा पवार जी, वो लोग सब मुंबई चले आए। यानी उस बैठक में उनका नहीं हाजिर होने का मतलब ये था, वो बैठक कई मायने रखती थी। पहली चीज तो ये रखती थी क्या दोनों एनसीपी साथ में मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, इस तरह की बात परिवार के लोगों ने ही मीडिया को बताई है। आज शरद पवार जी ने मीडिया से बात की, जयंत पाटिल ने मीडिया से बात की। ये दो तीन चीजें जो बता रही वो यही कि जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर एनसीपी एक हो जाती तो शायद ये जो तेवर था बीजेपी में शामिल होने का, निगोसिएशंस को लेके बहुत सारी चीजें बदल जाती। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल काम था। बीजेपी के पास नंबर्स हैं, उनको सहयोगी की जरूरत थी, नेता की नहीं। मुख्यमंत्री हमेशा कैबिनेट करता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का इतना बड़ा बलिदान बीजेपी कर पाती, और ये मुश्किल काम था। हालांकि अगर आपको याद हो तो एनसीपी और कांग्रेस जब कभी लड़े थे और विलासराव देशमुख को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस वक्त में शरद पवार के एनसीपी ज्यादा वोटों से ज्यादा उसके पास एमएलए थे और कांग्रेस के पास कम थे, और विलासराव देशमुख को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन एक बेटर निगोसिएशन उस वक्त में ये था अनूप कि जितने की पोर्टफोलियो थे वो सबके सब शरद पवार गुट के पास आए थे। इस बार भी एनसीपी के हिस्से में वैसे ठीक ठाक पोर्टफोलियो है, लेकिन इतना बड़ा त्याग तो करना मुश्किल था, क्योंकि मुख्यमंत्री बनाने का मतलब था कि बीजेपी का जो पूरा प्रदेश पे प्रभुत्व है वो नहीं रहता। एक और अच्छी चीज आपने नोट की होगी, आज के शपथ ग्रहण समारोह में सुनेत्रा पवार ने अपने शपथ में किसी ईश्वर को साक्षी मान के नहीं किया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि वो गंभीर मन से, गंभीरपणे एक वर्ड यूज किया है। यानी एनसीपी का जो थॉट है, जो सोच है, वो किसी धार्मिक विचारधारा के बजाय जो समाजवाद की एक फाउंडेशन रही है, जिसको लेके अजीत पवार की भी पहचान बनी रही, उसी लाइन पे एनसीपी अभी भी उतरी है। तो ये एक बड़ी चीज है। यानी पार्टी ने अपनी विचारधारा से कोई बहुत समझौता नहीं किया है। हाँ, उनके नेता वैसे रहेंगे, पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है, काफी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे आप खासकर सुनील तटकरे की बात करें, प्रफुल्ल पटेल की बात करें, छगन भुजबल की बात करें, और अलग अलग जातियों के वो, लेकिन ये मराठों की पार्टी है और केंद्र बिंदु की जो धुरी है वो है पवार परिवार। या तो सुनेत्रा पवार एक बार फिर केंद्र बिंदु में आ गई है। मैं वापस आऊंगा आपके पास रवि जी। अली दारूवाला साहब, एक और सवाल मेरे जहन में उठ रहा है, वो आपसे ही पूछना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अजीत पवार के हाथ में वित्त विभाग था, आपको पता है, बजट भी पेश करने वाले थे। क्या सुनेत्रा पवार के हाथ में विभाग होगा या फिर नहीं मिलेगा, कुछ और विभाग मिलेगा? नहीं, ये पोर्टफोलियो एलोकेशन के ऊपर कोई चर्चा नहीं है, और हमने ये सब चीजों को अब विराम देना है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज, इसके अंदर चेंज या ऐसा कुछ भी, देवेंद्र फडणवीस, जैसा मैं आपको कह रहा था, उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है अजीत पवार जी के लिए और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए, उसको कोई भी आंच नहीं आई है। कौन सा पोर्टफोलियो, ये इनके अंतर्गत डिसीजंस है, ये इनमें क्या रिशफल करना है, कौन सा वो कर सकते हैं उनकी क्षमता से, या और भी कुछ उनको ऐड हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है सुनेत्रा पवार को, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि बजट भी पेश करना है। ऐसे में बहुत कम वक्त में तमाम चीजें नहीं हो सकती हैं। हो सकता है पार्टी अपने तरह से कुछ और सोचा हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर मैं आपको और ईमानदारी से कहता हूं, यहाँ पे ऐसा कोई भी चर्चा नहीं हुई। पोर्टफोलियो एलोकेशन के ऊपर कोई भी चर्चा, ये 13 दिन होने के पहले ये ऐसी कोई भी किस्म की चर्चा करना ये गलत है। मगर मैं एक बात आपको स्पष्ट करता हूं, बजट जो संसद में रखा जाएगा वो माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी रखेंगे। जैसा आपने कहा कि प्रेपरेशन लगता है, और अभी 10 दिन का जो उनका एक जो पीरियड होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे
जोड़ने का चलिए दावा थोड़ा कहते इंतजार हैं, कर लेते हैं। दावा होने तक के अली मैडम दारूवाला साहब वहां पर इंतजार कर आएंगे लेते या हैं नहीं क्योंकि आएंगे इसका देखिए हमें बिल्कुल मैं नॉलेज आऊंगा नहीं है। बिल्कुल आखिरी और संक्षेप सवाल बबीता सिंह जी आपसे, क्या आने वाले वक्त में फ्रैक्शन होने वाले हैं शरद पवार अजीत पवार जो गुट है आप लोगों का, या फिर कभी मिलाप हो पाएगा भविष्य में, क्या कहेंगे आप? सवाल मेरा बिल्कुल छोटा सा, जवाब चाहिए मुझे आपका। जी, बिल्कुल पारिवारिक मिलाप तो ऑलरेडी है, पवार पवार ही है, पावर में ही है। और जो विलय होने की बात है इन लोगों की बता नहीं सकते, क्योंकि विलय का तो कोई आसार कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। चलिए समय के गर्त में छोड़ देते हैं बहुत सारी चीजों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए महाराष्ट्र की सियासत में आज एक नई पारी की शुरुआत और नया इतिहास लिखा गया। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गए और कहीं ना कहीं जो लेगेसी अजीत पवार की थी उसे लेकर आगे बढ़ना उन्हें। चुनौतियां बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत है, कैसे इन चुनौतियों से पार पाएंगे ये वक्त बताएगा। देखते रहिए आप सब तमाम लोग भारत एक्सप्रेस।